Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 9th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिस तरह से आप जानते हैं हम हिस्ट्री चैप्टर 6 पास्टोरिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ते हैं। आज हम पेज नंबर 127 कॉलोनियल रूल एंड पास्टोरल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अंडर कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पास्टोरिस्ट चेंज्ड ड्रामेटिकली. Their grazing grounds shrank, their movements were regulated, and the revenue they had to pay increased. Their agricultural stock declined, and their trades and crafts were adversely affected. Affected how? Dear students, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉलोनियल रूल होता क्या है। Dear students, कॉलोनियल रूल ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें कोई ताकतवर मुल्क या मालदार मुल्क किसी दूसरी गरीब कंट्री पर अपनी ताकत को एक्सटेंड करता है, वहाँ के रिसोर्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। डियर स्टूडेंट्स, कॉलोनियल रूल में पास्टोरिस्ट की ज़िंदगियों में बहुत बदलाव आया। इनके मवेशियों के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड तंग होते गए। कॉलोनियल रूल की वजह से इनके आने जाने पर बंदिशें लगा दी गई। इनसे जो रेवेन्यू लिया जाता था उसमें भी इजाफ़ा होने लगा और खेती बाड़ी करने का हिस्सा कम होने लगा और उनके कारोबार पे, उनके ट्रेड्स पे, उनके क्राफ्ट्स पे, हुनर पर भी बहुत बुरा असर पड़ने लगा। फर्स्ट, द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म all grazing lands into cultivated farms. Land revenue was one of the main source of its finance. By expanding cultivation, it could increase its revenue collection. It could at the same time produce more jute, cotton, wheat and other agricultural products that were required in England. Dear students, पहली बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रेजिंग लैंड्स को कल्टीवेशन में तब्दील करना चाहती थी क्योंकि ज़मीन से मिलने वाला रेवेन्यू इनके फाइनेंस का मेन रिसोर्स था, क्योंकि ज़मीन को कल्टीवेशन में लाने से रेवेन्यू की वसूली में इजाफ़ा होता। इतना ही नहीं, इससे जूट, कॉटन, वीट और बाकी एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस जिसकी इंग्लैंड को ज़रूरत थी इजाफ़ा हो जाता। It was seen as wasteland that needed to be brought under cultivation from the mid-19th century. Wasteland rules were enacted in various parts of the country. By these rules, uncultivated lands were taken over and given to the selective individuals. These individuals were granted various concessions and encouraged to settle these lands. Some of them were made headmen of villages in the newly cleared areas. Dear students, colonial officials को बिना किसी की ज़मीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। न तो इसे अनकल्टिवेटेड लैंड से एग्रीकल्चर मुमकिन था, ना ही रेवेन्यू हासिल किया जा सकता। कॉलोनियल ऑफिशल्स ऐसे ज़मीन को बेकार समझते थे क्योंकि इस अनकल्टिवेटेड लैंड को खेती बाड़ी के काबिल बनाना था। इसलिए मिड 19th सेंचुरी में मुल्क के बहुत सारे हिस्से में वेस्ट लैंड रूल को लागू किया गया। इन रूल्स की मदद से अनकल्टिवेटेड लैंड्स को अपने कब्ज़े में लेकर ख़ास लोगों को देने लगी। इन लोगों को रियायत यानी कंसेशन दी गई और इस ज़मीन को खेती बाड़ी के काबिल बनाने के लिए इन ख़ास लोगों को इनकरेज यानी कि हिम्मत इनको दी गई, इनकरेज किया गया और इनमें से कुछ लोगों को गांव के हेडमैन बना दिया गया यानी सरपंच बना दिया गया। In the newly cleared areas, in most areas of the lands taken over by actually grazing tracts used regularly by pastoralists, so expansion of cultivation inevitable meant the decline of pastures and a problem for pastoralists. क्योंकि ज़्यादातर जो ज़मीन कब्ज़े में ली गई थी, पास्टोरिस्ट्स अपने मवेशियों को घास चराने के लिए रेगुलरली इस्तेमाल करते थे। इस तरह से अनकल्टिवेटेड लैंड को कल्टीवेशन के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे पास्चर्स कम होने लगे और पास्टोरिस्ट लोगों की परेशानी बढ़ गई। सेकंड, बाय द मिड सेंचुरी various forest acts were also been enacted
in the different provinces. Through these acts, some forests which produced commercially valuable timber like deodar or sal were declared reserved. No pastoralist was allowed access to these forests. Other forests were classified as protected. In these, some customary grazing rights of pastoralists were granted, but their movements were severely restricted. The colonial officials believed that grazing destroy the saplings and young shoots of trees that germinate on the forest floor. The herds trampled over the saplings and munched away the shoots. This prevent new trees from growing. दूसरा जो पॉइंट है, मिड 19th सेंचुरी तक मुख्तलिफ फॉरेस्ट रूल्स लागू किए गए। मुख्तलिफ कस्बों में इन एक्ट्स से कुछ जंगलों को रिज़र्व कर दिया गया, जिनमें देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी होती थी। इन जंगलों में पास्टोरलिस्ट को ग्रेजिंग पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि कॉलोनियल ऑफिशल्स को इस बात का यकीन था कि ग्रेजिंग करने से जंगल में छोटे छोटे पौधे और दरख्तों की नई सैपलिंग्स जानवरों के चरने से ख़त्म हो जाती है, जिससे नए पेड़ों की बढ़ने की उम्मीद ख़त्म हो जाती। These forest acts changed the lives of pastoralists. They were now prevented from entering many forests that had already provided valuable forage for their cattle. Even the areas they were allowed entry. Their movements were regulated. They needed a permit for entry. The timing of their entry and departure was noted. Dear students, Forest Act से पास्टोरलिस्ट की जो है ज़िंदगियाँ बदल गई। इनको अब जंगलों में जाने से रोका जाता था, जो इनके लिए पहले मवेशियों के लिए कीमती चारा ग़िज़ा फराहम करती थी। यहाँ तक कि जिन इलाकों में पास्टोरलिस्ट्स को जाने देते, वहाँ इन पर नज़र गुज़र रखी जाती। इनको वहाँ जाने के लिए एक परमिट, एक इजाज़त की ज़रूरत होती, जिस पे उनके आने और जाने का जो टाइमिंग ऑफ डिपार्चर एंड एंट्री, उनके आने जाने का टाइम फिक्स होता था। थैंक यू।